देखिए, युद्ध तो अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लोग कि हम शक्तिशाली है और वर्चस्व वाले लोग हैं, सब हमारा नेतृत्व स्वीकार करें, उसी को लेके कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न होती है और बढ़ते बढ़ते युद्ध तक यह बात आ जाता है। जी, कि इजराइल से भी भारत का रिलेशन से बहुत अच्छा है, ईरान से भी बहुत अच्छा है, और ऐसे में भारत क्या कहे क्या करे ये बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो क्या आप लोग चूँकि एक गरिमामयी पद पर हैं, तो इंटरनल कोई तैयारी है जो लोग वहाँ हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू करके स्वदेश वापसी कराई जाए? नहीं, इंटरनल तैयारी या खुला तैयारी तो सरकार में जो लोग हैं उस पर निर्भर करता है। वही सब सारी की समस्या कैसे निदान हो उसकी व्यवस्था करते हैं। यह तो आप वहाँ आप नहीं है, रक्षा मंत्री से पूछा जाता, प्रधानमंत्री से पूछा जाता, विदेश मंत्री से पूछा जाता, तो ये लोग सटीक उत्तर आपको दे पाते। हम काम करेंगे कि क्रेडिट लेंगे? हम क्रेडिट लेना तो देखिए लोगों को अच्छा लगता है। नहीं, क्रेडिट तो जनता देगी ना। हम कुछ नहीं करें, मान ली कोई आदमी और कुछ नहीं कर रहा है, वो कहेगा कि हम करा दिए, तो जनता विश्वास थोड़ा करती है। जनता समझती है ना किस आदमी से कौन काम होना संभव है। भारत सरकार से जो योजना होगी, हजारों हजार करोड़ की योजना, तो नीचे के जो नेता रहेंगे कहेंगे हम करा लिए, तो जनता कहाँ विश्वास करेगी। जनता नहीं क्रेडिट देती तो लोग तो एक बार एमएलए होता है, दूसरी बार जमीन सूंघने लगता है, उठ के खड़ा नहीं होता, बार बार उठने का प्रयास करता है, लेकिन उठ नहीं पाता है। 2 बार मुश्किल से हो गया तो फिर परेशानी है उसके साथ। लेकिन हम तो 1990 से एमएलए होते, फिर सांसद होते, फिर एमएलए होते, फिर सांसद होते, तो 4 बार विधानसभा से हम चुनाव जीते, 5 बार लोकसभा से चुनाव जीते। यही न क्रेडिट है। क्रेडिट का हम तगमा कहीं खोजेंगे कि हमको तगमा आके हमको लोग पिन्हा दे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज मेरी मौजूदगी है मधेपुरा लोकसभा से जेडीयू सांसद दिनेश चंद यादव जी के आवास पर। सहरसा में इस वक्त हम हैं और आज बात करने वाले हैं बिहार के साथ साथ जो विदेश में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छाया हुआ है। अमेरिका भी उसमें कुल मिलाकर आप कह सकते हैं एक पक्ष का समर्थन कर रहा है। भारत का क्या रुख है, और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो भारत के लोग, खासकर बिहार के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए क्या कुछ तैयारियां सरकार स्तर पर की जा रही है, इस पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने कीमती समय दिया है। ये बताएं, इस युद्ध को जिसे कहते हैं कि एक ही देवता, सब मानते हैं कि एक ही देवता है, और उसको लेकर पूरा अभी युद्ध चल रहा है तीनों देशों के बीच, आप क्या मानते हैं ये खाड़ी देशों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को एक तरह से पूर्ण रूपेण विस्फोटक बनाना, और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा बढ़ा चढ़ाकर युद्ध तक ले जाना, कहाँ कमी, कहाँ समझने में दिक्कतें हैं जो तीनों देश लड़ रहे हैं? देखिए, युद्ध तो अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन अपना वर्चस्व दिखाने के लिए लोग कि हम शक्तिशाली है और वर्चस्व वाले लोग हैं, सब हमारा नेतृत्व स्वीकार करें, उसी को लेके कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न होती है और बढ़ते बढ़ते युद्ध तक यह बात आ जाता है। जी। और अभी जो युद्ध हो रहा है सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान से ही नहीं, बल्कि ईरान भी जितने कंट्री में अपना आक्रमण कर रहे हैं जी, वो लोग भी प्रतिकार कर रहे हैं। तो उसमें तो कई देश हैं, गल्फ कंट्री के, कई मिडिल ईस्ट के लोग हैं। जी जी। तो सभी जगह घमासान मचा हुआ है और परेशानी अभी, हम लोग तो उस युद्ध से बहुत दूर है भारत, लेकिन परेशानी यह है कि सभी देश में कुछ न कुछ भारत के लोग भी फंसे हुए हैं जी, और भारत सरकार चिंतित है हम उसको कैसे रेस्क्यू करें, कैसे उसको सहायता पहुंचावे। तो यह परेशानी तो भारत के लिए भी है। और एक ईरान समझिए तो
सब पर भारी अभी पड़ रहा है। तो आम लोग का भी है कि जुट खत्म हो जाए और जुट खत्म पर जब शांति स्थापित हो सब जगह, शांति स्थापित हो जाती है तो सबका कल्याण होता है। लेकिन एक सवाल ये बनता है, आप देखेंगे भारत सरकार ने अभी तक अपना कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखाया है और ना ही कोई बयान दिए गए हैं इस युद्ध को लेकर, क्योंकि जो विशेषज्ञ है वो मानते हैं कि इजराइल से भी भारत का रिलेशन से बहुत अच्छा है, ईरान से भी बहुत अच्छा है, और ऐसे में भारत क्या कहे क्या करे ये बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो क्या आप लोग चूँकि एक गरिमामयी पद पर हैं तो इंटरनल कोई तैयारी है, जो लोग वहाँ हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू करके स्वदेश वापसी कराई जाए? नहीं, इंटरनल तैयारी या खुला तैयारी सरकार में जो लोग हैं उस पर निर्भर करता है। वही सब सारी की समस्या कैसे निदान हो उसकी व्यवस्था करते हैं। या तो आप वहाँ आप नहीं है, रक्षा मंत्री से पूछा जाता, प्रधानमंत्री से पूछा जाता, विदेश मंत्री से पूछा जाता, तो ये लोग सटीक उत्तर आपको दे पाते। तो हम लोग तो सांसद है, जब सदन में कोई बात आएगी उसी समय में भीतर की बात यदि सरकार अपना पक्ष रखेगी तो हम लोग को भी जानकारी होगी और आम लोग को जानकारी होगी। इसलिए सरकार तो चाहता ही है कि हम अपने लोग को सुरक्षित वापस करा लें या वहाँ भी रहे तो सुरक्षित रहे। तो सभी जगह के प्रधान से लोग बात कर रहे हैं, इतनी जानकारी है हम लोग को भी। तो अब उसके क्या फल होंगे, क्या नतीजा निकला होगा, तो यह तो वही लोग बता सकते हैं। बिल्कुल, तो सरकार में बैठे जो लोग हैं वो सटीक जानकारी दे सकते हैं कि क्या चल रहा है। थोड़ा आपके संसदीय क्षेत्र पर चलते हैं, मधेपुरा सहरसा की बात करते हैं। बड़ी सौगातें आपने देने का काम किया है और भले ही लोग बोले कि भाई क्रेडिट अगर देखना हो तो यहाँ के नेता ले जाते हैं। कोई कहता है कि भाई ये काम हमने कराया है, कोई विधायक है वो कहता है ये काम हम करा रहे हैं या हम जब से जीते हैं तब से काम हो रहा है। पहले से क्या चल रहा है और एक सांसद होने के नाते दिनेश जी की क्या रणनीति है और दिनेश जी क्यों क्रेडिट लेना पसंद नहीं करते हैं, ये मधेपुरा की जनता जानना चाहती है आपकी जुबानी। हम काम करेंगे कि क्रेडिट लेंगे? हम क्रेडिट लेना तो देखिए लोगों को अच्छा लगता है। नहीं, क्रेडिट तो जनता देगी ना। हम कुछ नहीं करें, मान लीजिए कोई आदमी और कुछ नहीं कर रहा है, वो कहेगा कि हम करा दिए, तो जनता विश्वास थोड़ा करती है। जनता समझती है ना किस आदमी से कौन काम होना संभव है। भारत सरकार से जो योजना होगी हजारों हजार करोड़ की योजना, तो नीचे के जो नेता रहेंगे कहेंगे हम करा लिए, तो जनता कहाँ विश्वास करेगी। भारत सरकार में रेल की ही योजना है, कोई योजना स्वीकृत होती है उसके लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। कोई कहेगा कि हम करा दिए तो कौन विश्वास करेगा। हवाई अड्डा बनना है, भारत सरकार से बनना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जी। कोई कहेगा कि हम करा दिए तो उसको कौन उसको अमल करता है। लेकिन सबके जड़ में जो ये यूट्यूबर है, छोटा छोटा जो पत्रकार है, किसी से प्रभावित होकर कोई समाचार चला देता है। लोग तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जिसको इस सब बात की जानकारी नहीं होती, तो सोचता है कि कहीं यही इस काम को करा दिया। उस फेर में हम कहाँ रहेंगे। हमको तो अपने क्षेत्र का पहचान बनाना है। पिछड़े इलाके में जो शुमार होता था या कोसी का इलाका, या कैसे विकसित इलाके में शुमार हो, इसकी चिंता हमको रहती है। उसी का फल है कि बड़ी रेल लाइन, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे या अन्य जो बड़ी बड़ी योजना है या विकास के काम है जी, तो उस काम को कराते हैं। वो काम जनता भी देखती है। तो यह क्रेडिट लेके हम क्या करेंगे। अब किस दिन मतलब क्रेडिट आपको चाहिए ही नहीं। क्रेडिट तो जनता जान रही है और आप क्रेडिट जनता हमको देती भी है। यदि जनता क्रेडिट नहीं देती तो लोग तो एक बार एमएलए एक टाइटल मिला है आपको सर, और जनता बोलती है कोसी के विकास पुत्र दिनेश चंद यादव। सुनिए ना, वही हम बता रहे हैं आपको। हाँ, कि जनता नहीं क्रेडिट देती तो लोग तो एक बार एमएलए होता है, दूसरी बार जमीन सूंघने लगता है, उठ के खड़ा नहीं होता, बार बार उठने का प्रयास करता है, लेकिन उठ नहीं पाता है।
2 बार मुश्किल से हो गया तो फिर परेशानी है उसके साथ। लेकिन हम तो 1990 से एमएलए होते, फिर सांसद होते, फिर एमएलए होते, फिर सांसद होते, तो 4 बार विधानसभा से हम चुनाव जीते, 5 बार लोकसभा से चुनाव जीते। यही न क्रेडिट है। क्रेडिट का हम तगमा कहीं खोजेंगे कि हमको तगमा आके हमको लोग पिन्हा दे। वही जो जनता का समर्थन मिलता है उसी को हम समझते हैं कि यही जनता का सपोर्ट है, यही हमको क्रेडिट दे, यही क्रेडिट का एक तरह से मेडल भी है आपके लिए। क्रेडिट दे रहा है। हम कहाँ क्रेडिट खोजने जाएंगे। अभी रेलवे ओवरब्रिज को लेकर बड़ा घमासान है। विधायक जी पहुंच जाते हैं कभी सरिया निकालते हुए कि भाई कितनी मोटाई है। पूर्व विधायक जो है वो कहते हैं कि यार जब तक हम नहीं होते तो ये काम होता ही नहीं। दिनेश जी की क्या भूमिका है और सहरसा को जो ये रेलवे ओवरब्रिज मिलने जा रहा है कितनी बड़ी सौगात आप मानते हैं, कितना मजबूत बनने जा रहा है, थोड़ा उस पर भी संक्षिप्त में अगर आप बोले। माननीय विधायक हो, पूर्व विधायक हो, तो जनप्रतिनिधि हुआ, आम नागरिक को भी अधिकार है कि जाके देखे कि सरिया सही से उसमें पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उसको कौन रोकने जाएगा। लेकिन लोगों को तो यह भी जानकारी रखना पड़ेगा ना, जो बंगाली बाजार रेलवे ढाला पर जो आरओबी का निर्माण हो रहा है, इसकी स्वीकृति वर्ष 1996-97 में हुई जी। तो कहाँ सरिया दिखा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलेंगे तो इस देश में बोली पर टैक्स थोड़ा लगता है, खुली छूट है। गलत बोलेंगे तो बहुत टैक्स हमको देना पड़ेगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा टैक्स हम पर तहसील लेगा सरकार। ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। तो बोलने में तो बिल्कुल छूट है, जिसके मन में जो आता है वही बोलता है, उसको हम क्या करेंगे। सर वैसे विकास का काम होता है तो सभी को अधिकार है, यहाँ तक कि आम नागरिक को भी उसको देखे कि सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, उसमें कौन रोकेगा। इसलिए कौन क्या बोल रहा है उसकी परवाह चिंता हम नहीं करते। जिसको जो बोलना है बोलिए। काम और विकास जो है वो दिनेश जी को जिस हिसाब से करना है, जिस रफ्तार से करना है, उस रफ्तार से बिहार में, मधेपुरा में और सहरसा में चल रहा है। एक और सवाल है, अभी बात हुई थी एक्सप्रेसवे की, और एक्सप्रेसवे के लिए कई बार आप लोगों ने जानकारी दी, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर के माध्यम से, कि एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग हैं वो ये नहीं समझ पा रहे कि भाई एक्सप्रेसवे गुजरेगा किधर से, हमारे किस रूट से होकर जाएगा, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है। और जो किसान ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे खेत से एक्सप्रेसवे ही गुजर जाएगा तो मेरा तो खेते चला गया, उनको क्या समझाएंगे। आपके जुबान से लोग सुनना चाहते हैं इस चीज़ को। मैंने देखिए एक्सप्रेस वे की स्वीकृति जो हुई है, तो जिस इलाके से जाएगा कम से कम तो वहाँ के लोग को, किसान को तो पता चल गया हमारे खेत होके ही जाएगा, क्योंकि उसके लिए कागज पत्तर जो तैयार हो रहा है नीचे स्तर, अंचल के स्तर से जी, तो उसका तो नाफी जो फी वगैरह हो रहा है कि किस खाता कसरा से जाना है और जाना वैसे नहीं जाना है। उसके लिए NHAI उसको मैप दिया है जिला को, इस हो के हम जाएंगे, आप देखिए उसमें किधर से कौन जमीन इसमें पड़ेगा। तो जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया बिहार में थोड़ा जटिल है, और इतना दिन स्वीकृति को हो गया, मार्च में स्वीकृति हुई थी 24 में जी, और अभी तक ये 25 बीत गया, तो उसमें अधिग्रहण का ठोस स्वरूप नहीं आया। अभी 3A जो है, जो 3A बना के NHAI को दिया गया है, NHAI के यहाँ से उसका क्लियरेंस नहीं आया। यदि उसका क्लियरेंस आएगा, उसमें यह बना के दिया गया कि किस खाता खसरा होके जो आप अलाइनमेंट दिए थे उसी खाता खसरा होके यह हम आपको जमीन दे रहे हैं, कौन खाता खसरा नंबर कितना है ये बना के दिया। जब उसको देख के उसको क्लियरेंस देगा तब वह जाएगा अखबार में और वो छपेगा, और फिर 60 दिन के बाद 3D का प्रोसेस शुरू होगा। 3D यह होगा कि जो खाता खसरा गया किसका ज़मीन है वो, उसमें ज़मीन मालिक का नाम भी रहेगा। तो वो जाएगा 60 दिन के बाद।
जी। जब वो छपेगा तो जिसका जमीन जाएगा उसको कोई शिकायत होगी तो अपना आपत्ति दर्ज करेगा या जो भी कहना होगा करेगा, तब जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू होगा कि जिस उधर से कहीं आपत्ति नहीं आएगा तो उसी में जिसका ज़मीन है उसको जाएगा कि आप पैसा यहाँ से ले जाइए, पैसा लोग लेते जाएंगे, ज़मीन हैंड ओवर होते जाएगा NHAI को। मतलब जो प्रोसेसिंग है वो चल रहा है और प्रोसेस थोड़ा लंबा है, कागजी कार्रवाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब 3A हुआ, 3D होगा, उसके बाद 60 दिन का समय देगा, फिर उसमें जो आपत्ति वगैरह देना है सो दीजिए। 60 दिन के बाद एक्चुअल उसका स्वरूप उसमें अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर पूछने जा रहे हैं। पिछला चुनाव हो या आपके लोकसभा का चुनाव हो, एक बड़ा मुद्दा होता था पलायन, और खासकर अपने क्षेत्र के, आपके लोकसभा क्षेत्र के भी बड़ी तादाद में लोग बाहर पलायन करते हैं रोजगार के लिए। सर ये पलायन कब रुकेगा? एक लंबा मौका आप लोगों को मिला है, औद्योगिक क्रांति की भी बात बीच में बिहार में शुरू हुई थी। जी, पत्रकारों को समझ नहीं आता है कि प्रश्न करें कि नहीं करें। पलायन तो कभी रुकने वाला चीज़ नहीं है। अमेरिका में इतना डेवलप कंट्री है, वहाँ से भी बहुत लोग आके इंडिया में काम करते हैं, तो पलायन ना है। बिल्कुल। तो पलायन कैसे? पलायन सिर्फ रोजगार, यहाँ फैक्ट्री खोल देंगे उसे सब रुक जाएगा। लोग देखेगा कि फैक्ट्री में हमको कितना पैसा मिल रहा है। आदमी यहाँ से चल जाए बम्बई कोई कारोबार करे तो हमको अधिक पैसा मिलेगा, उसको कैसे आप रोकिएगा? मतलब एक तरह से लोग सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए बाहर, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए जाता, नहीं तो काहे को जाएगा? घरे में नहीं रहेगा। गरीब आदमी है, मजदूरी करने के लिए, धान काटने के लिए काहे पंजाब जाता है? सोचता है जितना समय में यहाँ हम गेहूँ का कटाई करेंगे, यदि इसी पीरियड में हम पंजाब चले जाएंगे तो हमको अधिक पैसा वहाँ मिलेगा। इसीलिए लोग चले जाते हैं, जिसको पलायन आप कहते हैं। यदि जितनी संख्या बढ़ गई है, खास करके मान लीजिए बिहार का भी, इतने लोग बेरोजगार हो गए और लोग तो नौकरियों को समझते हैं कि रोजगार है, दूसरे चीज़ को सोचते हैं कि हम बेकार पड़े हुए। तो पंजाब में सभी लोग को नौकरी थोड़ा हो गया। पंजाब में बच्चा जन्म लेता बढ़ता है जी, तो अपने अपने रोजगार में लग जाता है, किसी न किसी काम में लग जाता है। प्राइवेट नौकरी में भी गाड़ियाँ चला रहा है, कोई गैरेजे खोल लिया, हर कोई काम में लगा हुआ है, हर काम में लगा हुआ है। लेकिन हम लोग तो सोचते हैं कि जो नौकरी हो गया वही तो रोजगार है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सरकार को अपने स्तर से कई सुविधा देती है बेरोजगार को काम उम करने के लिए भी, ट्रेनिंग भी लेता है, बैंक से ऋण भी लेता है, लेकिन उसका अब देखते हैं सर यहाँ भी जो श्रम विभाग है उसका कुछ नहीं निकलता। जी, अब देख रहे हैं यहाँ भी जो अपना श्रम विभाग है तमाम जिले का, ये लोग भी कभी कभी अपना रथ घुमाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, बेरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, उसमें आप आइए, या ट्रेनिंग। और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टअप्स के लिए योजनाएं हैं सरकार की, उन सरकार की योजना है ना, उस सरकार देता है कि युवा को शिक्षित भी करता है और उसमें ट्रेड बना हुआ कौन तरह का आप रोजगार कर सकते हैं, तो जो रुचि रहता है वही ट्रेनिंग उसमें लेता है। लेकिन करना तो उसी को है। सरकार तो आर्थिक सहायता भी देती है, सब्सिडी देके आप इसको करिए तो हम पैसा आपको देंगे। जब वो नहीं करेगा तो उसको क्या करिएगा? बिल्कुल। तो कुल पलायन कहाँ रुकेगा? पलायन तो इस दृष्टि से पलायन होता है, अच्छा पैसा आपको कहाँ हो जाएगा, उसी की दिशा में लोग चल देते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप ये समझ रहे होंगे, जो अनुभव है दिनेश जी का वो शेयर किए हैं कि लोग कुल मिलाकर कह सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए पलायन आज के समय में कर रहे हैं। नहीं तो बिहार में भी बहुत काम है, आप अपनी छोटी सी दुकान खोल सकते हैं, आप सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप योजना का लाभ ले सकते हैं। और कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि बिहार
अब उन समस्याओं से कोसों दूर निकल चुका है। अब यहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा मौका और एक अच्छा स्टेट बिहार बनकर उभरा है, कोई दो राय नहीं। सड़कें अच्छी बन रही है, एक्सप्रेसवे आने की बात हो रही है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर आप पिछले कुछ डाटा का आकलन करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सरकार का प्लान है और जिस हिसाब से पहले बिहार में जंगल राज या तमाम तरह की बात होती थी, उससे बिहार थोड़ा ऊपर निकला है। और इसलिए आपका जो कारोबार है, और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप अपना कामकाज बिहार में पूर्ण रूपेण सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सांसद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम मुद्दे पर काफ़ी शालीनता से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।